हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र इन्वायरमेंट का आज हम करेंगे 12 पार्ट। यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। आरओ सारे एग्जाम्स के लिए और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और टॉपर सर आपने सुना भी होगा यूपीपीसीएस के लिए स्पेशली जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स हो रहा है। और सारे घटना चक्र के चैप्टर सारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सारे के। तो आप चाहिए उसको देखिए और एंजॉय करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो घटना चक्र के में करेंगे आज हम ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया और प्रायद्वीपीय के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं जो समय से पूर्व आम में बौराना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य की कुप्रभाविता भी हो रही है। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर हो रहा मतलब क्या हो रहा है, हिमचादर जो है वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी का प्रभाव प्रभावित हो रहा है। भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक देखते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव है अधिक बादल होता है, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है CO2 के कारण, और वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है, और पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। तो नकारात्मक कारण क्या है, तापमान वृद्धि, पौधों में रोग की बढ़ोतरी, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय प्रदेशों का डूबना। बाढ़ आता है, सूखा आता है और मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है, फसल उत्पादकता में कमी आती है और भारी आर्थिक क्षति होती है। तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मत्स्यता मर्त्यता घटित होगी। साथ ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा और पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों का 1/4 भाग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर को 3 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र का 1/5 से अधिक भाग रूपांतरित हो जाएगा और साथ ही 30% तक ज्ञात प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। वैश्विक उष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती का आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक उष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में भी वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया जाएगा। इस वैश्विक ताप के वृद्धि के फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र सहित विश्व के 144 से 142 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि अवश्यंभावी है। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के बीच समुद्र सतह से 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अनुमानतः पिछले हिमयुग से अब तक लगभग 390 फीट समुद्र सतह में वृद्धि हो चुकी है। समुद्र सतह में वार्षिक वृद्धि की दर 3 मिमी अनुमानित की गई है। उदाहरण के लिए फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर 0.15 मीटर मतलब 6 इंच प्रति वर्ष है। इससे फिजी के डूबने का संकट आसान है। 1900 के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है।
उल्लेखनीय है कि पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है। अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है, जबकि इसके पूर्णतः नष्ट हो जाने से महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से नहीं घटेगी। और ध्यातव्य है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं। तो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएंगे, नहीं गलत है। हिमनद द्रवीभूत होने लगेगा, सही है। समय से पूर्व आम बौर लगने लगेगा, स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ेगा, तीनों ऑप्शन सही है, 2 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान का प्रभाव है। तो समुद्र का जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर का। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। क्या होगा, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं हो पाएगी। तो जो है 1 2 सही है, बाकी दोनों गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो किसकी बढ़ रही है, उपरोक्त सभी की, मतलब केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की या केवल बंडर। तो ये सारे ही होंगे, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1900 के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, जिसमें आधे से ज्यादा वृद्धि वर्ष 1970 के बाद देखी गई, अतः विकल्प डी निकटतम उत्तर होगा। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई, मतलब ये 2021 का क्वेश्चन है, जिसके साथ पूछा है। तो 1.8 फॉरेनहाइट। हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, कितना होगा, वो होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या इसका क्या प्रभाव होगा। तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जन घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो जो होगा ये ऑप्शन 1 2 सही है, तीसरा गलत है। और ग्लोबल तापी का मतलब ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही देखना है। तो क्या है, तो ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। और जो है सही है। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह पर 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तो ये जो है गलत है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे और ये संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो ये दोनों सही है, मतलब 1 3 4 सही है, ऑप्शन सी सही है। तो अब करते हैं जलवायु परिवर्तन। तो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है। और देखते हैं इसमें ये जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन के कारण किस तरह से जलवायु परिवर्तन होगा, इसको आपने पहले ही पढ़ रखा है। चलिए इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अगर आपको लगे तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए, बाकी सब रिपीटेड है। ठीक है, करते हैं। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था पेरिस में। तो 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो वो हुआ था 21वां। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया है ये। तो CO2 है या फिर CH2 है, N2 है। तो ये NO2 नहीं बल्कि N2O है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो वो चीन है। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो वो चीन है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है किसको, कार्बन नेगेटिव भूटान को। तो अगला है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका अभिप्राय है देश के 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्व वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का निराकरण अवशोषण से होगी। तो ये ऑप्शन बी सही है, पहला गलत है।
क्योंकि 2050 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कम करना है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वह होती है कृषि। नीचे कथन और कारण दिए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये दोनों सही है, मतलब इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रण और पृथ्वी घूर्णन अक्ष की तीर्यकता और विषुवन अयन, पृथ्वी की ओर से अपसौर या उपसौर की स्थिति और सौर विकिरण ऊर्जा, ये नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का दूरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो मिलूटिन मिलानकोविच ने। निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतिक प्राप्त किया था? तो किया था आइस्कोर ने। निम्नलिखित किसी कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई, तो या फिर तीनों ही सही है। आगे करते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम मतलब क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन एवं कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है और ये सही है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन स्वचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस है। ये भी सही है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। ये भी सही है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 2021 IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड के मनोदभवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है या सकते हैं? तो कौन सा हो सकता है? तो परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर एवं निःशेष तेल एवं गैस भंडार या भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र स्लैग और शीत मिश्रित एल्फर्ट प्रौद्योगिकी, तो ये दोनों सही है। और जियो टेक्सटाइल्स, ये भी सही है। उष्ण मिश्रित स्पार्ट प्रौद्योगिकी या पोर्टलैंड सीमेंट, ये दोनों गलत है। ये आयुष 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी गई। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? तो कौन सी सही है? उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है, ये गलत है। बाकी ये सही है। वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो ये जो है ये सही है, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। चलो अब अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये भी कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो 1992 में किया। इसको पहले भी पढ़ाया गया है। इसे आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय जो है वह मेमेटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नामक एक नई पहल को लॉन्च किया गया है, जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविकता परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 21 मार्च 1994 से प्रभावित हुआ है। वर्तमान में यह अभिसमय कन्वेंशन विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट मतलब रेटिफाइड है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इस रेखा चित्र द्वारा समझाया गया है। 1772 में स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। फिर 1789 में पहली वैश्विक जलवायु बैठक हुई थी। फिर 88 में
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC हुई थी, फिर 1990 में हुई थी। IPCC की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 91 में अंतर सरकारी समझौता कमेटी की पहली बैठक हुई थी और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में INC द्वारा UNFCCC टेस्ट अंगीकृत किया गया था। फिर 1995 पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बैठक की गई थी और क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया था 1997 में। फिर पहली प्रतिबद्धता सीमा वर्ष 2008 से 12 तक हुआ था। फिर 2001 में माराकेश समझौता हुआ था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत नियमों का प्रावधान किया गया था। फिर 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया था और MOP1 की पहली बैठक हुई थी। फिर 2007 में बाली रोड मैप तैयार हुआ था। फिर बाली एक्शन प्लान हुआ था। फिर 2009 में कोपेनहेग समझौता हुआ था। फिर क्या हुआ था? फिर वर्ष 2010 में कानकुन समझौता हुआ था और इसमें हरित जलवायु कोष मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड की तैयारी की गई थी। फिर वर्ष 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म हुआ था। इसमें 2012 दोहा वार्ता और क्योटो प्रोटोकॉल द्वितीय चरण 2013 से 20 तक हुआ था और वर्ष 2020 में नई वैश्विक जलवायु व्यवस्था बनाने पर सहमति हुई थी। और यहाँ पर हुआ था क्या? उसके बाद हुआ था ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1930 के स्तर की तुलना में 18% घटाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर 2013 में वर्षा सम्मेलन हुआ था अनरेड की संस्तुति में। फिर 2014 में लीमा वार्ता हुआ था। फिर पेरिस की पहली बैठक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी और वर्ष 2015 में पेरिस की पहली बैठक हुई थी। फिर औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर के वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक वृद्धि नहीं हो, ये संकल्पना की गई थी। वर्ष 2016 में माराकेश सम्मेलन हुआ था और बॉन सम्मेलन 2017 में हुआ था। फिर काटोविस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 में हुआ था। फिर मैड्रिड स्पेन जलवायु परिवर्तन 2019 में हुआ था। फिर हुआ था COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम और अभी COP27 कहाँ हुआ था ये आप बताओगे। तो उल्लेखनीय है कि 2018 से 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन काटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था और 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और पहले नवंबर 2020 में प्रस्तावित किया गया, किंतु कोविड-19 महामारी दृष्टिगत स्थगित करना पड़ा था। हरित जलवायु निधि UNFCCC के रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूल एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है और इसमें 24 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में COP16 कानकुन सम्मेलन में 29 नवंबर 10 सितंबर के मध्य आहूत किया गया था। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया था जिसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को चुनौतियों से निपट सकते हैं। 2015 में पेरिस UNFCCC बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित हुए हैं। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इसी सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 2 डिग्री या अति संभव हो सके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता में वर्ष 2020 से $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। समझौते पर 195 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। कृषि काल अर्थ आवर में जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया गया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ध्यातव्य है कि 2021 में यह 27 मार्च को मनाया गया था जबकि 2022 में यह 26 मार्च को मनाया गया था। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों में पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए जिससे सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान नियंत्रित किया जा सके। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो वो होता है 21 मार्च 1994 को। और वर्ष 2015 में पेरिस UNFCCC द्वारा बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये गलत है। यह वर्ष 2017 से लागू हुआ। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर
से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना हो पाए। विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा है और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता से 2020 में प्रतिवर्ष $1000 देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये 2015 में हुआ था, ना कि 2016 में। और यहाँ पर दिया गया है, इसको घटाने की बात की गई है। उसमें कोई इसी प्रतिबद्धता $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? पेरिस में हुआ था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? तो ये की गई थी यूएनएफसीसीसी द्वारा, सचिवालय द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई कानकुन मैक्सिको 10 दिसंबर 2010 के मध्य आयोजित किया गया था। हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने के हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने हेतु आशय से बनी है। इसे यूनेप, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वावधान स्थापित किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर दिया है इसकी रूपरेखा के अंतर्गत इस कोष को स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों के अनुकूलन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं की सहायता करने के लिए उद्देश्य यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित हुआ था। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये UNEP यूनेस्को का उपक्रमण है या एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटा के लिए बिजली बंद करते हैं। ये सही है। और ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता है। ये भी सही कि UNEP का उपक्रमण है, तो ये गलत है क्योंकि WWF का है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो किया गया था न्यूयॉर्क में। और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों में हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का गया? तो छिड़का गया था समुद्री जल को। और क्योटो प्रोटोकॉल तथा प्रोटोकॉल संधियां, तो इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन और सारे एक्सप्लेनेशन आप बताइए जरूर। और आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।